कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब घटना से। हम्म। एक कार ड्राइवर एक हिरन को टक्कर मारता है। वो सीन काफी डिस्टर्बिंग था। बहुत ज्यादा। हिरन मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है ओह, और उसकी आंखें एकदम सफेद, मतलब पूरी तरह से असामान्य दिखती हैं। जो कि एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, एक रेड फ्लैग। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखता है सोकवू। वो एक बहुत बड़ी फर्म का फंड मैनेजर है उसका हाल ही में तलाक हुआ है। और वो अपने काम में इतना बिजी है कि अपनी बेटी सुआन की देखभाल ही नहीं कर पाता। हाँ, मतलब सोचिए, बेटी के जन्मदिन पर वो उसे वही गिफ्ट देता है जो उसने पहले दिया था, उसे याद भी नहीं है। फिर वो उसे उसकी माँ से मिलाने बुसान ले जाने के लिए ट्रेन में बैठता है। फिर वो ट्रेन का सफर शुरू होता है। ट्रेन में अलग अलग तरह के यात्री हैं। एक वर्किंग क्लास पति है सांगवा, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी है सुंग्योंग, और वो हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम भी तो है। हाँ वो बच्चे। फिर अचानक आखिरी सेकंड में एक घायल लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। वो ज़ॉम्बी बन जाती है और सीधा ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। बाप रे, उसके बाद जो केओस होता है। केओस तो मतलब वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि लोग बस जान बचाने के लिए दूसरे डिब्बों में भागते हैं। न्यूज़ बताती है कि वायरस पूरे देश में फैल चुका है। और जब वो स्टेशन पे उतरने की कोशिश करते हैं तो वहां भी तो वही हाल होता है। हाँ, स्टेशन पर भी वायरस है तो लोग वापस उसी ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में भागकर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फैसला करता है कि वो बुसान की तरफ ही बढ़ेंगे। तो एक आम सफर अचानक से अस्तित्व बचाने की जंग बन जाता है। यहाँ कोई सामाजिक वर्ग नहीं बचता, सिर्फ इन्फेक्टेड और सर्वाइवर रह जाते हैं, राइट? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। संकट के समय ह्यूमन ब्रेन सिर्फ फाइट या फ्लाइट मोड में काम करता है। हाँ वो तो है, पर मैं सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में सिविल सोसाइटी कितनी जल्दी बिखर जाती है ना। क्या डर लोगों को एक साथ लाता है या उन्हें अलग अलग डिब्बों में और ज्यादा बांट देता है? जो कि इस ट्रेन में बिल्कुल साफ दिखता है। ट्रेन का फिजिकली अलग डिब्बों में बंटना दरअसल इंसानों के साइकोलॉजिकल डिवीजन को ही तो दर्शा रहा है। एग्जैक्टली। और यही डिवीजन हमें कहानी के सबसे इंटेंस हिस्से तक ले जाता है, वो सेफ बॉक्स वाला सीन। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो सीन जहाँ सोकवू, सोंगवा और वो यंगुक लड़ते हुए आते हैं। बाप रे, उन्हें उस फर्स्ट बॉक्स यानी सुरक्षित डिब्बे तक पहुंचने के लिए इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो अंदर बैठे लोग उन्हें अंदर ही नहीं आने देते। मतलब ये तो हद ही हो गई। एक बहुत ही स्वार्थी सीईओ है योनसुक, वो सबको भड़काता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और इसी दरवाजे को खुलवाने की लड़ाई में ज़ॉम्बीज को रोकते हुए सांगवा और किम जिन अपनी जान का बलिदान दे देते हैं। वो बहुत ही भारी पल था। और जब वो अंदर आ भी जाते हैं तो उन बचे हुए लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। मुझे यहाँ लाइफ बोट एथिक्स का सिद्धांत याद आता है। मतलब अगर लाइफ बोट भर गई है तो क्या और लोगों को डूबने देना सही है? प्रैक्टिकलिटी के नाम पर हाँ, लेकिन यहाँ तो ट्रेन में जगह थी। वही तो, ये रियल वर्ल्ड पैनिक होर्डिंग जैसा है ना। संकट में लोग जरूरत से ज्यादा चीजें जमा कर लेते हैं। क्या खुद को बचाना हमेशा क्रूरता में बदल जाता है? बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ, ये आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये मॉरल आइसोलेशन था। असली राक्षस वो ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि वो डरे हुए इंसान बन गए थे। एकदम सही। पर सांगवा का वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोकवू के कैरेक्टर आर्क का एक टर्निंग पॉइंट है। वो एक स्वार्थी मैनेजर से एक टीम प्लेयर बन रहा है। लेकिन उन स्वार्थी लोगों के साथ जो होता है वो कर्मों का फेर है। एक यात्री लड़की है जिसकी बहन इनगिल ज़ॉम्बी बन गई थी। हाँ, वो बुजुर्ग महिला। वो बहुत दुखी थी। वो जानबूझकर वो दरवाजा खोल देती है जहां ज़ॉम्बीज थे, और अंदर बैठे वो सारे स्वार्थी लोग, वो सीओ को छोड़कर सब मारे जाते हैं। सिर्फ वो बचते हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया था। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस था, या कह लें बदला। पर क्या उस लड़की का दरवाजा खोलना सच में जस्टिस था, या सिर्फ शोक का एक अंधा रूप? इंसान अपने दुख में दूसरों का इतना बड़ा नुकसान कैसे कर पाता है? देखिए, जब व्यवस्था निष्पक्ष नहीं रहती ना, तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। उस लड़की का कदम उस स्वार्थ पर एक करारा प्रहार था जो इंसानियत को पहले ही मार चुका था। हाँ, एक तरह से उसने सिस्टम को ही तोड़ दिया। आगे चलकर ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उन्हें दूसरी ट्रेन ढूंढनी पड़ती है। और यहाँ वो स्वार्थी सीओ फिर से अपनी हदें पार करता है। बाप रे, वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए वो बेचारे ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के आगे धकेल देता है। स्वार्थ और डर का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। और फिर आती है फाइनल बैटल। योनसुक, वो सीईओ जिंदा तो बच जाता है, पर एक ज़ॉम्बी उसे काट ही लेता है। वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सोकवू को उससे लड़ना पड़ता है। हाँ, सोक वो उससे लड़ता है, उसे ट्रेन से गिरा भी देता है, पर हाथापाई में वो खुद भी इन्फेक्ट हो जाता है। सीन वो बहुत ही इमोशनल था। बहुत ज्यादा। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपनी बेटी सू आन और उस प्रेग्नेंट महिला को इंजन रूम में सुरक्षित लॉक कर देता है। वो अपनी बेटी से आखिरी बात करता है और उसे अपने हाथों से दूर करता है ताकि उसे चोट ना पहुंचे। राइट। और फिर उसे बेटी का बचपन याद आता है जब उसने पहली बार उसे हाथों में उठाया था। और फाइनली वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। कहानी के शुरू में जो बाप परिवार को वक्त नहीं दे पाता था, वो आखिर में सबसे बड़ा बलिदान देता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे तो ये लगता है कि सोकवू ने अपनी फिजिकल डेथ से पहले ही अपना वो कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी वाला रूप मार दिया था। बिल्कुल, वो एक ट्रू ह्यूमन बनकर मरा। एग्जैक्टली। इस सैक्रिफाइस का इमोशनल वेट बहुत ज्यादा है। वायरस भले ही दिमाग पर कब्जा करता है, लेकिन सोकवू की आखिरी यादें दिखाती हैं कि उस वायरस पर इंसानी प्यार की जीत हुई है। अब कहानी के अंत पर आते हैं। सुआन और वो प्रेग्नेंट महिला आखिरकार बुसान की एक टनल तक पहुंचती हैं, जहां बॉर्डर्स को डिफेंड करने वाले सोल्जर्स तैनात हैं। हाँ, और अंधेरे की वजह से वो सैनिक उन्हें ज़ॉम्बी समझ लेते हैं। स्नाइपर शूट करने ही वाला होता है। वो पल तो ऐसा था कि बस सांसें रुक जाएं। सच में। लेकिन तभी सुआन वो गाना गाने लगती है, वो गाना जो वो असल में अपने पिता के लिए गाना चाहती थी, और अब उनकी मौत के बाद उनके सम्मान में गा रही है। और वो गाना सुनकर सैनिकों को एहसास हो जाता है कि वो इंसान है, उनकी जान बच जाती है। इस सोर्स मटेरियल ने हमें सिखाया कि संकट में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। बिल्कुल सही। एम्पैथी और प्यार ही हमें बचा सकता है।
चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। सोचिए, उन सोल्जर्स की ट्रेनिंग थी हर उस चीज पर गोली चलाना जो असामान्य दिखे, है ना? हाँ, वो बिल्कुल मशीनों की तरह रूल्स फॉलो कर रहे थे। एक तरह से वो भी सिस्टम के ज़ॉम्बीज़ ही थे। लेकिन उन्हें अपने प्रोटोकॉल को तोड़ने और असलियत देखने पर किसने मजबूर किया? एक बच्ची के गाने ने, मतलब आर्ट और म्यूजिक ने। एग्जैक्टली तो क्या ऐसी किसी आपात स्थिति में जब लॉजिक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें कठोर बना देते हैं, पत्थर बना देते हैं, तब आर्ट, इमोशंस और कल्चर ही वो आखिरी उम्मीद हैं जो हमारी इंसानियत की पहचान कराते हैं? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहराई से चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये डीप डाइव आपको सोचने पर मजबूर करेगा।